हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, जो तैयारी को अपने रंग दे रहे हैं। आज उनके लिए सुपर कलेक्शन आया है। 26 से 31 दिसंबर तक आज लास्ट डे है। गुड बाय टू 2024 को और वेलकम करते हैं 2025 को। इस अवसर पर इतने दिन का हम लोग करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड केन बेतवा प्रोजेक्ट रिसेंटली? किसने अभी इनॉग्रेट किया? मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह? नन। राइट आंसर है मोदी जी। मोदी जी ने, आप जानते हैं हमारे देश में नदियों को जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट द रिवर्स, 30 नदियों को जोड़ा जाना है। तो आप इसको जानते रहिए। पहली नदी जो जोड़ी जा रही है, पहली दो नदियां केन और बेतवा, इसको अभी अभी मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो से, खजुराहो जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित पूरा स्मारकों का समूह, एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, केन और बेतवा को अभी अभी किसने इनॉग्रेट किया है? तो मोदी जी ने किया है। और वहीं पर कब किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को, जो भारत रत्न भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, और 2014 से उनके बर्थडे को हमारे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो से। वहीं पर उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, भारत का सबसे बड़ा एक तरह से फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा, उसका भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑफिशियली। ठीक है। भूमि पूजन किया है 1100 अटल ग्राम सुशासन भवन का, और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP, जो आपने कहा है कि ये किया जाएगा, ये केन बेतवा का, इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत इन नदियों को जोड़ा जाएगा। इसमें केन का जो सरप्लस वाटर है, वो बेतवा में के लैक ऑफ वाटर, जो उसके पानी की कमी है, उसमें ये डाला जाएगा। तो इसमें आप जान लीजिए, द प्लान प्रपोजेस टू इंटरलिंक 30 रिवर, 16 पेनिनसुलर और 14 हिमालयन रिवर, 14 हिमालयी नदियों को और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को इसमें जोड़ने का प्रावधान है। किसमें? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में। ये 22 मार्च 2021 को ये समझौता हुआ था, किसके बीच? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो खर्च कॉस्ट आएगा 44,605 करोड़ का है। रेशियो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का? 90:10 है। 90:10 है, मतलब 90% इसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जबकि 10% ये दोनों स्टेट उठाएंगे, मध्य प्रदेश और यूपी। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, रिमेंबर रखिएगा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री? नन। राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। और डिफेंस मिनिस्ट्री में जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह ने 25 दिसंबर को, अभी 25 दिसंबर को ही इसको लॉन्च किया है, जिस दिन मैंने कहा गुड गवर्नेंस डे होता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और 2025 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, उसकी थीम रखी गई है विरासत और विकास, सॉरी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम रखी गई है। और इसमें इस बार हम आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कहां पर हेल्ड किया जाता है? तो इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहते थे, और सबसे पहले इसका नाम था किंग्स वे।
न्यू दिल्ली में है। और इस बार 15 राज्य 15 स्टेट्स यूटीज के टैबलो माने जो झांकियां हैं टैबलो वो दिखाए जाएंगे। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव आल्सो सिलेक्टेड फॉर द 2025 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और ये टैबलोज होंगे, डिस्प्ले करेंगे इंडिया के कल्चर को, हेरिटेज को और इसकी हिस्ट्री को। इंडियाज कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री को शो करेंगे। 15 राज्य और 11 मंत्रालय और विभागों के ये सब लोग भारत की हिस्ट्री एंड कल्चर को शो करेंगे, इसको याद रखिएगा। और ये भी जानते रहिएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की वो मिनिस्ट्री होती है जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज करती है। ऑलवेज रिमेंबर, कौन सी मिनिस्ट्री भारत सरकार की? तो भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंस डे मैंने आईडी सेलिब्रेशन और आईडी सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? डिफेंस मिनिस्ट्री की होती है। तो उसी ने अभी क्या लॉन्च किया है? उसके माने राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bird is declared as the national bird of USA? अभी यूएसए अमेरिका की नेशनल बर्ड किसको डिक्लेयर किया गया है? बाल्ड ईगल, पीकॉक, बोथ, नन। तो ये आप जानते रहिए बाल्ड ईगल को। बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड घोषित ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। कहां पर? अमेरिका की नेशनल बर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, नए तो चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 240 वर्षों के बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और 1782 से जो हमें यूएसए का प्रतीक रहा है, अब इसे कानूनी दर्जा मिल गया है। तो आप जानते रहिए कि ये जो बाल्ड ईगल माने गंजा, बाल्ड माने गंजा होता है ना, बाल्ड ईगल देश के राष्ट्रपति के झंडे, प्रतिनिधि सभा की गदा, सैन्य प्रतीक चिन्ह और $1 के नोटों पर दिखाई देता है। अब उसे वहां का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सफेद सिर वाला और पीली चोंच वाला शिकारी पक्षी अमेरिका का मूल निवासी है। कई सालों से ये ईगल साहस, स्वतंत्रता और अमरता का प्रतीक रहा है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका विरोध किया था कि ये बुरे नैतिक चरित्र वाला पक्षी है, इसको राष्ट्रीय पक्षी न बनाया जाए। लेकिन अंततः 2024 में इसको माने अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना ही दिया गया। और 1782 से इस पक्षी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। और अब ये जाकर के 2024 में वहां पर इन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर कर दिया और ये बन गया वहां का ये जो बाल्ड ईगल है, ये अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1940 के तहत संरक्षित भी किया गया है, जो इस पक्षी के शिकार और बिक्री को अवैध बनाता है। ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन 2009 के बाद में इसमें वृद्धि हो रही है, माने इंक्रीज कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसके ध्वज के बारे में देख लेते हैं, फ्लैग के अमेरिका के। तो अमेरिकी ध्वज में 13 लाल और सफेद धारियां हैं, 13 याद रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिशों की मूल 13 कॉलोनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ था। ध्वज में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर आप देखेंगे 50 सफेद सितारे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों को माने सिंबलाइज करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हवाई 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। तो 50 सितारे 50 राज्यों को, और जो 13 सफेद, लाल और सफेद धारियां हैं वो ब्रिटिश की मूल 13 कॉलोनियों जिससे अमेरिका बना था उनको दिखाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर का उपयोग संधियों, आयोगों जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता। मुहर के अंतिम डिजाइन को 1782 में मंजूरी दी गई। मुहर में एक जैतून की शाखा, एक गंजा ईगल, एक ध्वज जैसी ढाल, तीर, सितारों का तारामंडल और एक आदर्श वाक्य, ई प्लूरिबस यूनम, ई
प्लूरिबस यूनम, जिसका अनुवाद होता है कई में से एक शामिल है। कई में से एक, ये आदर्श वाक्य है अमेरिका का, ई प्लूरिबस यूनम, कई में से एक। और संयुक्त राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे शक्तिशाली देश विश्व का और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और 50 राज्यों का एक संघ है। यह रूस, कनाडा और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत और चीन के बाद तीसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा। अमेरिकी ध्वज में कितने रंग हैं भाई? 3 लाल, 3 रंग है, लाल, सफेद और नीला। लाल और सफेद धारियां देश के 13 मूल राज्यों और नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 50 सफेद सितारे वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिसेंटली? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिसेंटली कौन एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो जिमी कार्टर, काम्या कार्तिकेयन, कोनेरू हम्पी, अमिताभ चटर्जी। ठीक है, यस माय डियर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन अभी एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। कोनेरू, अमिताभ। तो इसका राइट आंसर है अमिताभ चटर्जी। इनको अभी आरबीआई के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा। जिमी कार्टर के बारे में जान लीजिए। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रपति थे और वहां के 39वें राष्ट्रपति थे, जो अभी जिनका निधन हो गया 100 वर्ष की अवस्था में जॉर्जिया राज्य में। तो जानते रहिएगा इसको भी, जिमी कार्टर को। और उसके बाद है कोनेरू हम्पी। ये भारतीय महिला चेस प्लेयर हैं। 37 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूएस के न्यूयॉर्क में जीता दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। कुनेरू हम्पी जानते रहिएगा, ये महिला चेस प्लेयर हैं भारत की। ठीक है, और काम्या कार्तिकेयन, तो काम्या कार्तिकेयन को जानते रहिए। ये 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला हो गई है विश्व की। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा ने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को जीतकर रचा इतिहास, काम्या कार्तिकेयन। और 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका के माउंट विसन पर चढ़ करके यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। अब आते हैं विश्व में 7 महाद्वीप जो हैं और 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उनके नाम देख लीजिए। एशिया में माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, यूरोप में माउंट एल्ब्रस है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस जको है और दक्षिण अमेरिका में माउंट एकान कागुआ है और उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली है। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने की इन्होंने चुनौती पूरी कर ली है। इनको 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। काम्या का अगला लक्ष्य क्या है? एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम जीतने का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन 7 चोटियों के अलावा ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचेंगी और उसके बाद ये एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को जीत लेंगी। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बृहद हिमालय में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 49 मीटर और यह भारत की सबसे पहले 1852 में सर्वे ऑफ इंडिया ने सटीक रूप से मापा था इसको। उस समय इसे पीक XV नाम दिया गया था। 1865 में इस चोटी का नाम बदल करके सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट कर दिया गया, जो उस समय सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे और उन्होंने इसकी चोटी को मतलब नापा था सही से उसकी ऊंचाई। नेपाल में इस शिखर को सागर माथा संस्कृत भाषा में कहा जाता है और तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, विश्व की देवी माता या घाटी की देवी। चोमोलुंगमा विश्व की देवी माता या घाटी की देवी कहते हैं।
ठीक है। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 58-95 मीटर है। और उसके बाद है माउंट एल्ब्रस, यह रूस में काकेशियन पर्वत श्रृंखला में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोसियस जको यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 22-28 मीटर है। और माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई जो है वो 46-42 मीटर है, याद रखिएगा। माउंट एकान कागुआ यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में स्थित है जो अर्जेंटीना में स्थित है। यह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 69-59 मीटर है। और वेंसिफ मैसिफ यह जिसकी ऊंचाई है 48-92 मीटर, यह पश्चिमी अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पर्वत के सेंटिनल रेंज में स्थित है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा महाद्वीप है, इसको भी जानते हैं। माउंट डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 61-90 मीटर है, इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वेयर इज द मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है अजरबैजान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नन, कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया में है ये। अभी साउथ कोरिया और अजरबैजान में 2 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले मुआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयरलाइंस का बोइंग 737-800 विमान 29 दिसंबर 2024 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सियोल के जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल के मुआन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल कर दीवार से टकराकर हो गया। इसमें 181 लोगों में से 179 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दक्षिण कोरियाई की धरती पर सबसे घातक विमान दुर्घटना था। विमान बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जा रहा था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उड़ान संख्या 7C-22-16 में मरने वाले 179 लोग 3 से 78 वर्ष की आयु के थे और उनमें अधिकांश दक्षिण कोरियाई नागरिक थे। दक्षिण कोरिया कार्यवाहक राष्ट्रपति चांग सांग मोक ने देश में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, मतलब इस दुर्घटना के बाद। अब देखिए, अब दूसरी घटना अजरबैजान की है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी मांगी है। इसमें कुल 38 यात्री मारे गए थे, ठीक है। इसमें अजरबैजानी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की जमीनी गोलाबारी से विमान क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने विमान को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए रूस को दोषी नहीं ठहराया, ठीक है। अजरबैजान एयरलाइंस 25 दिसंबर 2024 को अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस में चेचन राजधानी ग्रोजनी के लिए उड़ान पर था। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अक्तौ के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें विमान में सवार 67 यात्रियों में से 38 की मौत हो गई। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दक्षिण कोरिया गए थे, एक न्यूज वहां और देख लीजिए कि 2 सप्ताह के भीतर ही 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया जिससे पूरे देश में उथल पथल मच गया है एक तरह से। ये देख लीजिए कौन से राष्ट्रपति पर हान डाक सू पर महाभियोग चलाने का कारण क्या था? तो इन पर महाभियोग चलाने क्योंकि उन्होंने कोरियाई संवैधानिक न्यायालय में संसद द्वारा चुने गए 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। ये हान डाक सू पर महाभियोग चलाने का कारण था। और राष्ट्रपति यून सोक योल पर महाभियोग जो 3 दिसंबर की रात को उन्होंने लागू किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था जो कुछ ही घंटों के बाद वापस ले लिया 4 दिसंबर को ही, तो इसलिए इन पर महाभियोग चलाया गया। कौन कौन से 2 राष्ट्रपति? हान डक सू पर चलाया गया और यून सुक योल पर, इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था। दक्षिण कोरिया आप जानते हैं कि यह कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण और उत्तर कोरिया में विभाजन के बाद 1948 में अस्तित्व में आया था। यह एक अत्यधिक औद्योगिक देश है। चीन, जापान, भारत के बाद एशिया में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला यह देश है और इसकी राजधानी सियोल है। मुद्रा इसकी दक्षिण कोरियाई वोन है।
कार्यवाहक अध्यक्ष चोई सांग मोक हैं, तो आप इसके जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। और जानते रहिए कि भारत में कार क्रांति के निर्माता ओसामू सुजुकी का हुआ निधन। ये बहुत मशहूर जापानी व्यवसायी थे, उद्योगपति थे, और जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 54 वर्ष की अवस्था में लिम्फोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारुति सुजुकी ने पहली बार 1983 में सबसे छोटी कार मारुति 800 पेश की थी, और जिसने भारत में यात्री कार उद्योग की पूरी सूरत ही बदल दी थी। और सुजुकी की 2 जगह हमारे यहाँ मारुति सुजुकी की कंपनियां हैं जहां बनाई जाती हैं। एक है हरियाणा, गुरुग्राम और मानेसर में, और दूसरी है गुजरात में। इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2007 में ओसामू सुजुकी को भारत के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इसको आप जानते रहिएगा। नेपाल के सलझंडी में ये माने ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। सूर्य किरण जानते रहिए, भारत सैन्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास एक बटालियन स्तर का अभ्यास है। सैन्य अभ्यास के 18वें संस्करण 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की 334 सदस्यीय टुकड़ी भाग ले रही है। 11वीं गोरखा राइफल्स स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाली भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट थी। और सूर्य किरण और उद्देश्य आप जानते हैं कि दोनों देशों में रक्षा संबंध को लेकर के बहुत है। भारत और नेपाल के रक्षा संबंध बहुत ही, आप जानते हैं कि भारत में नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। दोनों देश एक परंपरा का पालन करते हैं जहां नवनियुक्त सेना प्रमुख को दूसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा जनरल के मानद पद से सम्मानित किया जाता है। यानी हमारे यहाँ का सेना प्रमुख को नेपाल में और नेपाल के सेना प्रमुख को हमारे यहाँ मानद पद से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू में एक विशेष समारोह में नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाली सेना के जनरल के पद से सम्मानित किया गया। वहीं दिसंबर 2024 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल के पद से सम्मानित किया। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री बहुत सारे पदों को सुशोभित किया था। उनके 10 क्या बहुत सारे निर्णय थे, लेकिन उनके 6 निर्णय आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करना। जून 2005 में सूचना का अधिकार, RTI जिसे कहते हैं, RTI एक्ट। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा आई थी, मनरेगा। और मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, और जनवरी 2009 में आधार स्कीम, और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार RTE। इस 6 बड़े ऐसे निर्णय थे जिनके लिए सदा सदा माने याद किए जाएंगे। और अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके नाम का स्मारक बनाया जाएगा। किसके? मनमोहन सिंह के नाम का। वो देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी थे, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के बनाए 9 जिलों और 3 प्रशासनिक माने डिवीजन को माने समाप्त करने का फैसला किया है। अब इसके बाद राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग यानी 7 डिवीजन ही रह जाएंगे, रिमेंबर रखिएगा। वन लाइनर्स थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय सेना ने लद्दाख के पैंगोंग तोशो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। 18वां हाथी महोत्सव नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी महोत्सव हुआ शुरू, चितवन नेशनल पार्क के पास, याद रखिएगा। और अभी मैंने बताया केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में बनाएगी मेमोरियल, और उनका भी जो अंतिम संस्कार किया गया था निगम बोध घाट पर किया गया था, याद रखिएगा, निगम बोध घाट पर।
और मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को दिया मानद सदस्यता उनके योगदान को देखते हुए। और ब्रिटेन के 2 यूनिवर्सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट व कावेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने वैश्विक परिसर खोलने के लिए किया आवेदन, इसको भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एमटी वासुदेवन, ये मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिनका भी हाल ही में हो गया निधन, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यही था सुपर कलेक्शन आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंजॉय करिए। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।